नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का रेडियो उड़ान पर। और शनिवार का दिन है, घड़ी में 8 बज चुके हैं और प्रोग्राम शुरू हो चुका है बायोस्कोप। मैं निकिता मुंबई से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेडियो उड़ान पर। हमारे और आपके इस साथ को पूरे 10 महीने पूरे हो चुके हैं और इसका सारा श्रेय जाता है आप सभी को, हमारे रेडियो उड़ान के श्रोताओं को। अगर आप हमारे हम सफर ना बनते, आप हमारा साथ ना देते, तो हम ये सफर शायद ही पूरा कर पाते। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करेंगे कि आप आगे भी हमारा साथ देते रहेंगे। हम हमेशा कहते हैं कि आप ईमेल के द्वारा अपनी पसंदीदा फिल्में हमें बताते रहिए और आप हमें बताते रहते हैं कि आप कौन सी फिल्म सुनना चाहते हैं मेरी जुबानी। आज हमें एक स्काइप पर टेक्स्ट मैसेज आया था सोनू ठाकुर जी का, जो एक फिल्म सुनना चाहते हैं मेरी जुबानी। तो चलिए आज इनकी फरमाइश पूरी की जाए। आज की फिल्म है सौतन की बेटी। ये फिल्म बनी थी 27 जून 1989 को। इस फिल्म का दिग्दर्शन और निर्माण किया है सावन कुमार ने। इस फिल्म के खूबसूरत गीत जो काफी लोकप्रिय हुए हैं, जिसका संगीत दिया है वेदपाल ने। इस फिल्म में 6 गाने हैं जिन्हें गाया है लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मेघा श्रीवास्तव, अनुराधा पौडवाल, साधना सरगम और अन्य सिंगर्स ने। वैसे इस फिल्म के जो गीत हैं, खास करके जिन्हें लता मंगेशकर ने गाया है, जो काफी लोकप्रिय हुए हैं। इस फिल्म के अभिनेता हैं जितेंद्र, जया प्रदा, रेखा, दीपिंती, सुमित सहगल, विजेंद्र, तलत हुसैन और अन्य कलाकार। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो समाज की परवाह न करते हुए अपने रिश्ते निभाता है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो समाज को अपना फैसला सुनाती है। पुरानी रीत, परंपरा, रिवाज वो बदल कर रखना चाहती है, पर क्या इतना आसान होता है आज के समाज में भी? ये सवाल पूछा गया है इस फिल्म के जरिए। इस फिल्म के किरदारों के नाम इस प्रकार है: श्याम यानी जितेंद्र, रुक्मिणी यानी जया प्रदा, राधा यानी रेखा, नरेंद्र यानी विजेंद्र, दीपिंती यानी दीपिंती, अमित यानी सुमित सहगल, एडवोकेट मेहरा यानी तलत हुसैन और अन्य कलाकार। ये कहानी शुरू होती है श्याम और उसके परिवार से। श्याम का एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसके पिता थे। श्याम बहुत मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करके एक डॉक्टर बना था, एक हार्ट स्पेशलिस्ट बना था। श्याम की पढ़ाई में, श्याम की मेहनत में उसका साथ दिया था उसके पिता के दोस्त ने, जो श्याम के पिता एक अच्छे दोस्त थे। इसीलिए उन्होंने श्याम के लिए वो सब कुछ किया जो एक पिता अपने बेटे के लिए करता है, जिन्होंने श्याम को पढ़ाया लिखाया। अब तो श्याम कामयाब डॉक्टर बन गया था। राधा, जिसका बचपन से कोई नहीं था, पर अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और इंडियन एयरलाइंस में एक हवाई सुंदरी थी। जिस दिन से श्याम ने राधा को देखा था, उसी दिन से श्याम को राधा पसंद आ गई थी और श्याम राधा से मिलने के बहाने ढूंढता था। कभी राधा से मिलने वो जानबूझकर हवाई जहाज का टिकट खरीदता था, या फिर किसी कैंटीन में, किसी कॉफी शॉप में, या फिर किसी रेस्टोरेंट में वो राधा से मिलने की कोशिश करता था। और राधा है कि शाम को टालती थी। इस बार किसी काम से शाम को चंडीगढ़ जाना था और उसी हवाई जहाज में फिर से उसका सामना होता है राधा से। एक्सक्यूज मी मिस। यस सर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? करने को तो आप मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। फिलहाल अगर आप मेरे लिए एक गरम चाय। चाय? चाय से तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी हवाई जहाज में सफर नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ। तो कॉफी सर? कॉफी तो इंटेलेक्चुअल्स पीते हैं। सो कैन आई गेट यू सम कोल्ड ड्रिंक? वो तो बच्चे पीते हैं। Then I'm afraid, sir, देखिए,
अब आप मुझे कुछ पिलाना ही चाहती हैं तो फिर आप मेरे लिए एक गिलास दूध ले आइए। श्योर सर। योर मिल्क सर। ओहो, अंग्रेजी भाषा में यही तो गड़बड़ है। एक्सक्यूज मी मिस। यस सर। देखिए ना, इस वक्त हम धरती से हजारों फुट ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं, सितारों के पास से गुजर रहे हैं। ऐसे में कोई ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी की मैगजीन होगी जो मुझे मेरे सितारों का हाल बता सके। आई एम सॉरी सर, इस वक्त आप हवा में उड़ रहे हैं। ज्योतिष और सितारों वाली किताबें तो आपको तभी मिलेंगी जब आप जमीन पर उतरेंगे। आई सी। ओके सर। हाँ, बात है भाई, समझ गया। अरे अरे सुनिए, धरती पर उतरते ही मुझे अपने सितारों का हाल मालूम हो गया। और देखिए ना, ज्योतिष विद्या भी कितनी सही है। लिखा है कि कल जिस हसीना से मुलाकात हुई थी आज फिर मुलाकात होगी, और देखिए हो गई। जी हाँ, चलिए इसी बात पर रेस्टोरेंट में एक कप चाय हो जाए। जी नहीं, रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पीने से ऐसा लगेगा कि हम रेस्टोरेंट में नहीं किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर चाय पी रहे हैं। मारिए गोली चाय को, कॉफी पीते हैं? ना, कॉफी तो सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स पीते हैं। तो फिर कोई सॉफ्ट ड्रिंक, लिम्का, जूस? ये सब तो सिर्फ बच्चे पीते हैं। और माफ कीजिएगा, मुझे दूध पीने की आदत नहीं है। हैं? सही जा रही हो, लेकिन सुनिए, आज के सितारों के कॉलम में ये भी लिखा है कि मुलाकात भी होगी और बात भी आगे बढ़ेगी। क्या बात आगे बढ़ेगी? यही जान पहचान। चलिए ना, रेस्टोरेंट में चलकर कुछ देर बातें करते हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर आप मेरा नाम पूछेंगे? करेक्ट। क्या है कि बातचीत आगे बढ़ाने के लिए नाम का जानना बहुत जरूरी है ना। नाम जानने के बाद आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैडम, आपका किसी के साथ इश्क तो नहीं चल रहा है? करेक्ट। उसके बाद ये जानने के बाद कि मेरा किसी के साथ इश्क नहीं चल रहा है, हाँ? आप कहेंगे कि हुस्न की देवी, हाँ? मैं तुम्हें अपना दिल देना चाहता हूँ। यकीनन। तुमसे शादी करना चाहता हूँ। डेफिनेटली। 2 बच्चों की माँ बनाना चाहता हूँ। करेक्ट। क्या है कि फैमिली प्लानिंग का जमाना है ना। अरे आप तो पूरी ज्योतिषी हैं, सब कुछ समझ गई। शट अप। आप अपना रास्ता ना पिए, वरना। अरे वरना क्या? कल तो हवाई जहाज में कितने प्यार से मुस्कुरा कर कह रही थी यस सर। आज क्या हो गया? हवाई जहाज में मुस्कुराना मेरी ड्यूटी है। हाँ। वहाँ मुस्कुराने के लिए मुझे पैसे मिलते हैं। हाँ। समझे आप? हाँ। Now get lost। इस बार तो किसी तरह राधा ने शाम से पीछा छुड़वाया था। शाम अपना काम पूरा करके चंडीगढ़ में उसके दोस्त के शादी में चला जाता है। शाम का दोस्त नरेन, जो एक पेशे से लॉयर था, इत्तेफाक से फिर एक बार मुलाकात होती है शाम की राधा से। जिस शादी में शाम आया था उसी शादी में राधा भी आई थी, पर नरेन की पत्नी के दोस्त के तौर पर। नरेन की शादी हो रही थी रमा से, और रमा राधा की दोस्त थी जो राधा को अच्छी तरह जानती थी। जैसे ही शाम को पता चल गया कि राधा रमा की दोस्त है, तो शाम रमा के पास चला गया और उसे विनती करने लगा कि वो राधा की दोस्ती उसके साथ करवाए। तो रमा भी शाम को वादा करती है कि वो उसकी दोस्ती राधा के साथ जरूर करवाएगी, और वादे के मुताबिक शाम की दोस्ती धीरे धीरे राधा से होने लगती है, और राधा भी शाम से अब अच्छी तरह पेश आने लगी थी। उसे अपनी सारी परेशानियां, सारे सुख दुख बांट रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था और शाम और राधा की दोस्ती एक प्यार में बदल रही थी। अब तो शाम राधा से वादा कर चुका था कि जैसे वो मुंबई चला जाएगा वो अपने पिता से बात करेगा और जल्द ही वो दोनों शादी कर लेंगे। राधा भी खुश थी क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, केवल उसकी दोस्त रमा और अब शाम का साथ था। उसी वक्त अचानक एक फोन आता है शाम को कि उसके पिता और उनके दोस्त दोनों का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसे जल्द से जल्द मुंबई आना होगा। ये बात शाम राधा को बताता है और उसी वक्त मुंबई चला जाता है। वहाँ शाम को पता चलता है कि उसके पिता के दोस्त की मृत्यु हो गई है। डैडी, कल कार एक्सीडेंट में मेरे दोस्त जगन्नाथ, जिनके हमारे ऊपर बहुत एहसानात है,
इस दुनिया से चले गए, उनको दिया हुआ वचन तुम्हें पूरा करना होगा। कैसा वचन डैडी? जगन्नाथ की बेटी रुक्मिणी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपने का वचन बेटा। क्या मेरे हाथ में? हाँ, मेरी अंतिम सांस निकलने से पहले मेरी आंखों के सामने तुम्हें रुक्मिणी को अपनी पत्नी स्वीकार करना होगा। डॉक्टर श्याम, मैंने तुम्हारे पिताजी के कहने पर मैरिज रजिस्ट्रार को यहां पर ही बुला लिया है। वो आ गए हैं। लेकिन डैडी, मैं बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मेरे वचन की लाज रख ले। डैडी, आओ रुक्मिणी बेटा, आओ। हेलो, डॉक्टर श्याम हैं? जी नहीं, वो तो मद्रास गए हैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस में। देखिए, उनके डैडी का एक्सीडेंट हो गया था। अब उनकी तबीयत कैसी है? एक्सीडेंट के दूसरे दिन ही उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आप कौन बोल रही हैं? जी, मैं डॉक्टर श्याम की पत्नी बोल रही हूँ। उनके लिए कोई मैसेज? जी नहीं। श्याम ने अपने पिता के कहने पर रुक्मिणी से शादी तो कर ली थी, पर वो राधा को भूल नहीं पाया था। राधा को श्याम की शादी की बात पता चल गई थी। अब राधा के पास कोई रास्ता नहीं था। वो श्याम के बच्चे की मां बनने वाली थी, इसीलिए उसे इंडियन एयरलाइंस की नौकरी छोड़नी पड़ी थी। अब तो उसके सामने कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। आखिर श्याम ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? आखिर क्या मजबूरी थी? न जाने कितने सवाल थे राधा के मन में, पर राधा ये सवाल करे तो किसे करे? अपने आप को राधा ने इतना अकेला कभी महसूस नहीं किया था। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे चंडीगढ़ छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। अगर वो चंडीगढ़ में रहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, वो किसे और क्या क्या जवाब देगी। इसीलिए वो एक फैसला लेती है चंडीगढ़ छोड़ने का और हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर में जाके रहने का। यही फैसला सुनाने के लिए वो आखिरी बार आती है अपनी दोस्त रमा के पास। रमा, अब तो हमारा मिलना कभी कभी होगा। क्यों? मैंने नौकरी छोड़ दी है। मैंने चंडीगढ़ भी छोड़ दिया है। आजकल मैं कश्मीर में रहती हूँ। कश्मीर में? ये सब अचानक कैसे बदल गया? अरे हाँ, एक बात याद आई राधा। क्या? वो तेरा आशिक था ना, डॉक्टर श्याम, उसकी शादी हो गई। अच्छा? अच्छा? इतना छोटा सा अच्छा? क्या बात है राधा, सब खैरियत तो है? राधा, India, India, we will sing. We are one Indians, we are Indian. ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की। और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। Say Everything means a group of integration. से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति की। Say Everything means a group of free expression.
Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's #1 international mailing list. Come and join us today. To debate on every topic and enhance your knowledge. I am not debasing. You are debasing my leader. You are debasing my leader. That I won't. That is not the debate. Actually, If this is the case of debasing, then why she debased? Because she wanted to meet Narendra Modi, and there are so many You problems. organize another debate. I only care of my leader. No, sir. It's not a point of your leader or our leader. The point is about Narendra Modi. Yes. No. He has said against the state. Listen, the moderator, please. Hey, guys, don't. You can participate in the debate every Saturday from 10 to 11. For more info, you can log in to www.radioudan.com. Keep listening. Badalta Daur. आप सुन रहे हैं बायोस्कोप आरजे निकिता के साथ। स्वागत है आप सभी का इस छोटे से अंतराल के बाद प्रोग्राम बायोस्कोप में। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और मैं हूं निकिता। आज की फिल्म है सौतन की बेटी। इस फिल्म के अभिनेता हैं जितेंद्र, जया प्रदा, रेखा, दीपिंती, सुमित सहगल, विजेंद्र, तलत हुसैन और अन्य कलाकार। शाम के इस फैसले ने राधा की और रुक्मिणी की और अपने आप शाम की तीनों की जिंदगी बदल चुकी थी। रुक्मिणी शाम के अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। न उसने कभी शाम से पूछा था, न शाम ने भी कभी राधा के बारे में कुछ बताया था। वक्त बीतता जा रहा था। अब तो राधा ने भी छोटी बच्ची को जन्म दिया था। वो बच्ची जिसका नाम डॉली था। राधा ने उसे बड़े प्यार से बड़ा किया था। इस बार घूमने के बहाने रुक्मिणी और शाम पहली बार कश्मीर जाते हैं और उनकी मुलाकात होती है छोटी डॉली से। डॉली शाम को देखकर खुश होती है क्योंकि उसने तस्वीर में देखा था शाम जैसा चेहरा। उसी शाम को देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसके पिता की शक्ल और शाम की शक्ल एक दूसरे से मिलती है। कहीं शाम तो उसके पिता नहीं। इसीलिए वो शाम से कहती है कि वो एकदम पिता के जैसे दिखते हैं। ये बात सुनकर शाम भी हैरान होता है। तो डॉली शाम से गुजारिश करती है कि वो उसके घर आए ताकि वो अपनी बात सच कर पाए। इसीलिए डॉली के कहने पर शाम अकेले ही डॉली के घर जाता है और रुक्मिणी कुछ किताबें खरीदने चली जाती है। जैसे ही शाम डॉली के घर आता है तो डॉली दिखाती है शाम की और राधा की तस्वीर। राधा की तस्वीर देखकर शाम को पुरानी यादें याद आती हैं। वो वादा जो शाम ने राधा से किया था, पर वो वादा वो पूरा नहीं कर पाया। डॉली शाम को उसका नाम पूछती है तो शाम अपना नाम डॉली को बता देता है और शाम वापस लौट आता है। शाम के जाने के बाद डॉली राधा को बताती है कि आज उसने पिता जैसे अंकल से बात की है। तो राधा पूछती है कि उनका नाम क्या था। जैसे डॉली शाम का नाम बताती है, राधा को सब कुछ याद आता है और फिर शाम एक बार राधा से मिलने आता है राधा के घर। राधा, समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं। तुम्हारे वहां से लौटने के बाद जिंदगी में कैसा मोड़ आया कि? हाँ,
मैंने मालूम किया था तुम्हारे डैडी का एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया और फिर तुम्हारी शादी हो गई। शादी मुबारक हो श्याम। राधा, मैं तुमसे कोई शिकायत तो नहीं कर रही हूँ। शिकायतों के जवाब तो आदमी दे लेता है राधा, लेकिन जहां शिकायतें ना हो वहां बिना पूछे सब कुछ बताना पड़ता है। मैं उसी वक्त तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था। मैं चंडीगढ़ भी गया तुमसे मिलने, तुम्हें बताने, लेकिन वहां जाकर पता चला कि तुम वो घर और चंडीगढ़ छोड़कर कहीं चली गई हो। दीपिंती मेरी कोख में थी श्याम, उसे जन्म लेना था। मैंने इंडियन एयरलाइंस में भी पता किया, मालूम हुआ तुमने रिजाइन कर दिया है। वहां भी तुम्हारा कोई अगला पता नहीं मिला। मिलता भी कैसे, मुझे खुद अपना अगला पता मालूम नहीं था। डॉली मेरे पेट में थी, मेरे लिए रिजाइन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था श्याम। खैर मेरी छोड़ो, आपने सुना तुम कैसे हो, तुम्हारी पत्नी कैसी है? सच बोलना आसान तो नहीं है, लेकिन राधा मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। यही तुम्हारी महानता है। लेकिन मेरे दिल पर सबसे बड़ा बोझ यही है राधा कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी का रूप बिगड़ गया, तुम्हारी खुशियां छीन गई। नहीं श्याम, मैं बहुत खुश हूं। डॉली के साथ मैं बेहद खुश हूं। फिर भी राधा, मैं तुम्हारे लिए, डॉली के लिए सब कुछ कर सकता हूं। सबसे बड़ा दान तो तुमने मुझे दे दिया है श्याम। अब डॉली ही मेरी जिंदगी की सबसे कीमती धरोहर है। लेकिन राधा, श्याम, जो पेड़ पीछे छूट गए हैं ना, उनकी छाया के लिए कोई लौटा नहीं करता। तुम चिंता मत करो श्याम, मेरी जिंदगी में बहुत घनी छाया है। राधा की बातें सुनकर श्याम वहां से लौट आता है। रुक्मिणी एक छात्रा थी और वो उन महिलाओं के बारे में जानकारी हासिल कर रही थी जिन्होंने समाज में कुछ न कुछ किया है, जिन्होंने संघर्ष किया हो, जो अपने बलबूते पर आगे बढ़ी हो, जिन्हें समाज ने ठुकराया है। इसीलिए रुक्मिणी को पता चलता है कि राधा भी उन्हीं महिलाओं में से एक है जो समाज की परवाह न करते हुए आगे बढ़ी है। इसीलिए रुक्मिणी राधा की कहानी जानना चाहती थी। पहले तो राधा इनकार करती है, पर रुक्मिणी उसे कहती है कि वो सिर्फ जानकारी हासिल करना चाहती है, ना वो ये जानकारी कहीं छापेगी, ना ही किसी के साथ ये जानकारी वो साझा करेगी। रुक्मिणी की बात सुनकर राधा अपनी कहानी बताने के लिए तैयार होती है और वो पूरी कहानी रुक्मिणी को बता देती है। किस तरह श्याम और उसकी पहली मुलाकात हुई, किस तरह दोनों प्यार के बंधन में बंधे और फिर कुछ कारणवश श्याम को राधा का साथ छोड़ना पड़ा और फिर राधा अकेली हो गई और उसके साथ उसकी बेटी दोनों कश्मीर चले आ गए। राधा की कहानी सुनकर रुक्मिणी गुस्सा होती है और राधा से कहती है कि आज उस जैसी महिलाओं की वजह से समाज उनको स्वीकार नहीं करता। राधा रुक्मिणी को समझाती है, ना उसे किसी से शिकवा है ना गिला है, वो तो अपनी जिंदगी में खुश है, उसे श्याम से कोई शिकायत नहीं है। तो रुक्मिणी राधा से कहती है कि वो ये कहानी सभी को बताएगी, अखबारों में छापेगी। राधा रुक्मिणी को गुजारिश करती है कि वो ऐसा कुछ न करे, पर रुक्मिणी राधा की बात मानती नहीं है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद श्याम के आने पर राधा श्याम को सब कुछ सच सच बता देती है। राधा परेशान हो गई थी कि अब क्या होगा और उसी वक्त रुक्मिणी वहां आती है। श्याम की पत्नी, यही मेरा परिचय है राधा। श्याम, ये सब अब तक तुमने मुझसे छुपाए क्यों? छुपाया नहीं रुक्मिणी, लेकिन तुम्हें बताने की कोई जरूरत, कोई मौका ही नहीं आया।
राधा ने गुमनामी की जिंदगी ओढ़ ली, इसलिए तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी। मौका इसलिए नहीं आया क्योंकि डॉली अभी छोटी है। मैं तुमसे पूछती हूँ श्याम, जिस दिन डॉली बड़ी होकर अपने पापा के नाम की तलाश में निकलेगी, तब क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? और राधा, तुम्हारे पास क्या जवाब होगा डॉली को देने के लिए? जब डॉली बड़ी होगी तो वक्त बहुत बदल जाएगा। वक्त बदलने से बदलता है, अपने आप नहीं। ये बदल सकते थे वक्त को, लेकिन ये खुद बदल गए। अगर ये अपने मरते हुए डैडी की बात ना मानते तो इन 4 जिंदगियों का रूप कुछ और ही होता। श्याम, तुम्हारी जिंदगी में राधा मुझसे पहले आई, बाद में आती तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करती। लेकिन तुमने मुझसे शादी करके राधा के सारे हक छीन लिए। मैं तो ऐसा नहीं मानती। इन्हें दोष मत दो। जिंदगी कई मंजिलों से गुजरती है, शायद मेरी मंजिल श्याम नहीं थे। नहीं राधा, सच तो ये है, जहां आज मैं हूं वहां तुम्हें होना चाहिए था। तुम इनकी जिंदगी की पहली सच्चाई हो। उस वक्त ये अकेले थे तो वक्त को नहीं बदल पाए। आज हम 3 हैं, हम तीनों वक्त को बदल देंगे। श्याम, राधा को उसका सम्मान, एक पत्नी का अधिकार तुमको देना पड़ेगा। तुम ये मत समझना श्याम, मैं तुमसे तलाक लूंगी। तलाक औरत के लिए गाली होती है, और वो गाली मैं खुद को नहीं दूंगी। तुम्हारे घर से तो मेरी अर्थी उठेगी। राधा, तुम मेरे पति की पत्नी बनोगे डॉली की खातिर। नहीं, कभी नहीं। ये समाज और ये दुनिया कभी ये रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे। मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ राधा। अब सवाल इनकी मंजूरी का है। बोलो श्याम, चुप क्यों हो गए हो? डॉली को जन्म दे सकते हो तो अपना नाम नहीं दे सकते। मैं पूछती हूँ, राधा का कसूर क्या है? उसने तुम पर विश्वास किया, तुम्हें देवता समझकर अपना तन मन अर्पण कर दिया। तुम उसके त्याग से अनजान हो गए। बेकसूर को सजा देने का हक भगवान को भी नहीं है। फिर तुम कौन हो? तुम्हें क्या हक है? बोलो, जवाब दो। रुक्मिणी के किसी सवाल का जवाब श्याम के पास नहीं था। रुक्मिणी श्याम और राधा को समझाती है कि आखिर वो जो कर रही है वो सब कुछ सही कर रही है। राधा को उसका अधिकार मिलना चाहिए। समाज, दुनिया, उसकी उसे कोई परवाह नहीं है। वो दीपिंती और राधा के बारे में सोच रही है। वो समाज कहाँ गया जब राधा गुमनामी की जिंदगी जी रही थी। रुक्मिणी के समझाने के बाद, लाख मनाने के बाद आखिरकार श्याम और राधा मान जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। अब श्याम, राधा, रुक्मिणी और दीपिंती चारों साथ रहने लगते हैं। समाज की, दुनिया की परवाह करते हुए पूरा परिवार साथ साथ था। रुक्मिणी का दिल बहुत बड़ा था, इसीलिए उसने राधा को स्वीकार कर लिया था श्याम की पत्नी के तौर पर। समाज राधा को रुक्मिणी स्वतंत्र कह के पुकारता था। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। दीपिंती बड़ी हो गई थी। दीपिंती पढ़ाई के सिलसिले में अपने परिवार से दूर थी और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है अमित से। अमित जो कि एडवोकेट मेहरा का बेटा था। एडवोकेट मेहरा जो शहर के सबसे बड़े वकील थे। वो कोई भी मुकदमा हारते नहीं थे। यह दीपिंती और अमित की धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती थी और दोस्ती बढ़ गई थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई थी। धीरे धीरे दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और दोनों भी अपने घर वापस आ गए थे। इस बार अमित ने अपने बर्थडे पर दीपिंती को बुलाया था, तो दीपिंती अमित के कहने पर बर्थडे पर चली जाती है। अमित के पिता दीपिंती को उसके परिवार के बारे में पूछते हैं। जैसे दीपिंती अपने पिता डॉक्टर श्याम का नाम बताती है तो एडवोकेट मेहरा को कुछ याद आता है। वही डॉक्टर श्याम जिन्होंने 2 शादियां की हैं और दीपिंती उसी राधा की बेटी है जो समाज के लिए एक कलंक है, ऐसा एडवोकेट मेहरा को लगता है। वो दीपिंती को बेइज्जत करके
पार्टी से निकाल देते हैं और अमित को समझाते हैं कि उसे दीपिंती को भूलना होगा। दीपिंती सारी हकीकत अपने घर आके बताती है तो फिर रुक्मिणी तय कर लेती है कि वो एक बार अमित के पिता से बात करेगी और उन्हें शादी के लिए मनाएगी। इसीलिए रुक्मिणी अमित के पिता के पास जाती है। राधा एक शादीशुदा औरत है, श्याम की पत्नी है। ये रहा उनकी शादी का सबूत। मिसेस श्याम, ये उनकी शादी का सबूत नहीं बल्कि समाज के मुंह पर एक गंदा थप्पड़ है। कोई भी आदमी एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकता है? समाज और कानून दोनों ही इसकी इजाजत नहीं देते। लेकिन मैं श्याम की पत्नी होते हुए भी राधा को श्याम की पत्नी मंजूर करती हूँ, इसलिए कि ये शादी मैंने खुद करवाई है। ओह, खूब, बहुत खूब। तो गोया आप अपने घर अपने लिए सौतन खुद ले आई? नहीं, सौतन नहीं, राधा मेरे लिए सीता की तरह है। आप शायद ये भूल गई कि लंका से लौटने के बाद सीता पर क्या बीती। एक मामूली से धोबी ने सीता पर अपवित्रता का इल्जाम लगाया था। बात समझने की कोशिश कीजिए मिसेस श्याम, वो मामूली धोबी नहीं था, बल्कि उस धोबी के रूप में पूरे समाज ने वो इल्जाम लगाया था। और रामायण के राम ने समाज की मर्यादा को रखने के लिए जीवन भर के लिए सीता को त्याग दिया था। ऐसे महान लोगों के त्याग ही ने समाज के उसूलों की बुनियाद को मजबूत बना रखा है। वो जमाना और था मेहरा साहब। ठीक है, यकीनन वो जमाना और था, लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने पति श्याम के होते हुए किसी दूसरे मर्द को अपना पति मान सकती हैं? बोलिए, खामोश क्यों हैं? नहीं मान सकती ना? इसीलिए मैं कहता हूं मिसेस श्याम कि समाज चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, उसके उसूलों की इज्जत हम आज भी करते हैं। मैं कानून नहीं जानती, बस आखिरी बार यही कहना चाहती हूँ, अपनी जिद की चक्की में मेरी बेटी दीपंती को मत पीसिए, उसकी मोहब्बत की इज्जत कीजिए। आप बार बार मुझसे एक ही बात मनवाना चाहती हैं कि मैं आपकी सौतन की बेटी को अपनी बहू बना लूं। मुझे इसी समाज में जिंदा रहना है मिसेस श्याम। ये दुनिया वाले क्या कहेंगे? यही ना कि मुझे अपने बेटे के लिए कोई अच्छे खानदान की बेटी नहीं मिली, इसलिए मैंने किसी रखेल की बेटी से उसकी शादी कर दी। आपके मन में समाज की इज्जत हो या ना हो, मेरे मन में है, और आप मेरे लिए समाज से बड़ी नहीं। इस समंदर ही को लीजिए, इतना बड़ा होने के बावजूद इसने कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी, इसीलिए लोग समंदर की पूजा करते हैं। समंदर की पूजा तो सब करते हैं मेहरा साहब, लेकिन उसका पानी कोई नहीं पीता। हर बड़े छोटे में कुछ न कुछ कमी तो होती ही है। ठीक कहती हैं आप, लेकिन गंदे खून की बोतलें तो अस्पताल से भी फेंक दी जाती हैं, और आप एक रखेल की औलाद के खून को मेरे बेटे की नसों में चढ़ाकर मेरे खानदान के खून को गंदा करना चाहती हैं। नो, थैंक यू मिसेस श्याम। बेहतर होगा कि आप यहां से तशरीफ ले जाएं। सजन सावन में सागर किनारे मैं हूँ क्या। समझे जी, अब ग से बोलिए। अरे ग से गजब का रिजल्ट आ गया। अब हम ग से कट और पी से पॉइंट लेते हैं रेडियो उड़ान अंताक्षरी में। ब्रेक लेना है तो आप भी थोड़ा अंताक्षरी खेल लेना जी। अजी ब्रेक क्यों लेना है, पार्टिसिपेंट आने दो और हमारे साथ मौज मनाने दो। रेडियो उड़ान पर हर सैटरडे 9 से 10 रेडियो उड़ान अंताक्षरी डिफरेंट आरजे के साथ। रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015 मकसद आप सबसे मिलने का,
रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015, जहां होंगी पोइट्री, प्ले, सिंगिंग, प्रेजेंटेशन और मच मोर। So what are you waiting for? जल्दी से रजिस्टर करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर और बने पार्ट 2015 रेडियो उड़ान कन्वेंशन का। आप सुन रहे हैं बायोस्कोप आरजे निकिता के साथ। फिर एक बार स्वागत है आप सभी का इस छोटे से अंतराल के बाद रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बायोस्कोप। मैं निकिता और आज की फिल्म है सौतन की बेटी, जिसके अभिनेता हैं जितेंद्र, जया प्रदा, रेखा, विजेंद्र, दीपिंती, सुमित सहगल और तलत हुसैन। एडवोकेट मेहरा रुक्मिणी की कोई बात नहीं मानते, उसे बेइज्जत करके घर से निकाल देते हैं। रुक्मिणी घर आके ये सब कुछ बता देती हैं तो राधा दीपिंती को समझाती है कि वो अमित को भूल जाए, पर दीपिंती बात मानने को तैयार नहीं थी। उसने अमित से सच्चा प्यार किया था, पर राधा दीपिंती को बार बार समझा रही थी कि क्या वो ऐसे इंसान से शादी करेगी जिसके पिता ने उसके माता पिता को भला बुरा कह दिया हो। दीपिंती ना चाहते हुए भी राधा की बात मान लेती है। श्याम अपने दोस्त नरेन को सब कुछ बता देता है तो नरेन श्याम से कहता है कि क्यों ना वो अपनी बेटी की शादी अपने बेटे राजा से करवाए। नरेन की बात सुनकर श्याम सोचने लगता है और फिर वो नरेन की बात मान लेता है और फिर राजा और दीपिंती की शादी की बात होती है और मंगनी होती है। उसी मंगनी में अमित भी आता है राजा का दोस्त बनकर। अमित को पता नहीं था कि राजा की शादी किससे होने वाली है। जैसे अमित को पता चलता है कि राजा की शादी दीपिंती से होने वाली है, वो पूरी तरह टूट जाता है, पर वो किसी से कुछ कह नहीं पाता। अचानक दीपिंती बेहोश हो जाती है। सभी लोग परेशान होते हैं। रुक्मिणी, राधा, इनके तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दीपिंती को हो क्या गया है। क्या हुआ डॉली को? डॉली को क्या हुआ? डॉली मां बनने वाली है। क्या? जल्दी जल्दी क्या फैसला, गलत भी हो सकता है। रुक्मिणी, मैं एक डॉक्टर हूं, फिर एक बाप और उसके साथ साथ एक दोस्त भी। एक दोस्त होते हुए मैं एक दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। मैंने तो दोस्ती के सर पे रिश्तेदारी का सेहरा बांधा था और तूने और तेरे खानदान ने तेरी बेटी का बाप मुझसे छुपाया। एक दोस्त के एतबार को तो इससे बड़ा धोखा और क्या दे सकता था? देख नरेन, तू मेरी दोस्ती को गलत मत समझ। क्या कहा? गलत ना समझो। डॉक्टर साहब, ये तो मेरी शराफत थी जो मैंने एक सौतन की बेटी को अपनी बहू बनाना मंजूर किया। डॉक्टर, बेहतर यही होगा कि इस पाप की गठरी को उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। किसका कलंक है तेरी कोख में? बता, किसके साथ तूने मुंह काला किया है? बता, वरना मैं यही जमीन में तुझे जिंदा कर दूंगी। मम्मी, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था कि शादी से पहले क्या गलत और क्या सही है। अब तो आ गया समझ में। बता, ये पाप तूने किसके साथ किया? एक बार मैं और अमित बर्फ के तूफान में फंस गए थे। हम यहाँ से वहाँ चारों तरफ भटकते रहे। लाख तलाश करने पर भी शहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। शाम हो रही थी कि अचानक हमें एक कश्मीरी चाचा नजर आए। अमित ने उनसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछा तो उन्होंने बताया कि चारों तरफ बहुत जोरदार बर्फ गिरी है।
शहर के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। उन्होंने हमें अपने घर आकर रात गुजारने को कहा। हमारे पास उनकी बात मानने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं था। गिरा दे इस पाप को। मैं कहती हूँ गिरा दे इस पाप की निशानी को। आपने तो आसानी से कह दिया मम्मी कि गिरा दे इस पाप की निशानी को, लेकिन जब मैं आपके पेट में थी तब क्यों नहीं गिराया मुझे? आखिर मैं भी तो एक पाप की निशानी थी। डॉली, होश में बात कर। मैं होश में बात कर रही हूँ मम्मी, गुस्से में तो बात आप कर रही हैं। अपनी परछाई पर पैर पड़ा तो तिलमिला उठी आप। बकवास मत कर, तुझे इस बच्चे को गिराना ही होगा। नहीं मम्मी नहीं, आप भी तो नहीं गिरा सकी थी, इसलिए ना कि उस वक्त आप माँ थी और मैं आपके कोख में थी। डॉली, आज मैं माँ हूँ, मैं भी अपने प्यार की निशानी को नहीं गिरा सकती। मैं भी अपने बच्चे को जन्म दूंगी, मैं भी इस दुनिया से उसी तरह लड़ूंगी जैसे आप मेरे लिए लड़ रही हैं। दीपिंती की बात सुनकर राधा गुस्सा होती है। वो दीपिंती को समझाना चाह रही थी, पर दीपिंती समझ नहीं रही थी। राधा इसलिए शाम को बताती है, पर शाम दीपिंती का साथ देता है और उसे कहता है कि दीपिंती जो भी कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। शाम दीपिंती और राधा से वादा करता है कि वो आखिरी बार एडवोकेट मेहरा से बात करने जाएगा, उन्हें सब कुछ सच सच बताएगा। इसलिए शाम एडवोकेट मेहरा के पास जाता है, उनसे बात करना चाह रहा था, उन्हें सब कुछ बताना चाह रहा था, पर एडवोकेट मेहरा शाम की बात सुनने को तैयार नहीं थे। शाम को भला बुरा कहने लगे थे। शाम उनसे गुजारिश कर रहा था, पर मिस्टर मेहरा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। शाम उनसे कहता है कि दीपिंती अमित के बच्चे की माँ बनने वाली है। शाम की बात सुनकर मिस्टर मेहरा शाम को बेइज्जत करते हैं और उसे कहते हैं कि वो शायद उनको ब्लैकमेल कर रहा है। वो शाम को घर से जाने को कहते हैं। शाम वहां से वापस आने ही वाला था कि अमित वहां आता है। अमित अपने पिता से कहता है कि शाम जो भी कह रहा है वो सब कुछ सच है, वो दीपिंती से ही शादी करेगा। और फिर अमित शाम को लेके अपना घर हमेशा के लिए छोड़ के आता है। एडवोकेट मेहरा के ना चाहने के बावजूद भी अमित और दीपिंती की शादी होने लगती है। सभी खुश थे। आखिर दीपिंती ने जो चाहा वो उसे मिल रहा था। अचानक वहां पर पुलिस आती है और एडवोकेट मेहरा भी पुलिस के साथ आते हैं और सबसे कहते हैं कि सभी लोग गुनहगार हैं क्योंकि दीपिंती नाबालिग है और अमित भी नाबालिग है। दोनों की शादी की उम्र नहीं है, तो पुलिस सभी को गिरफ्तार करके हवालात में रख देते हैं और फिर कुछ देर बाद सभी की जमानत करता है शाम का दोस्त नरेन। नरेन शाम से माफी मांगता है, फिर भी मिस्टर मेहरा अदालत में मुकदमा करते हैं और भरी अदालत में शाम, राधा और रुक्मिणी से न जाने कितने सवाल करते हैं और तीनों को भी बेइज्जत करते हैं। रुक्मिणी कह रही थी कि उसने अपने मन से राधा और शाम की शादी करवाई है। अगर उसे कोई एतराज नहीं है तो समाज को भी कोई अधिकार नहीं है। अदालत एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। दीपिंती का मुकदमा लड़ रहा था शाम का दोस्त नरेन। नरेन को भी लग रहा था कि वो लोग केस हार जाएंगे, इसीलिए आखिरी उम्मीद लेके राधा आती है एडवोकेट मेहरा से मिलने। तुम क्यों आई हो तुम यहाँ? दया की भीख मांगने। कौन सा मुंह लेकर आई हो मुझसे दया की भीख मांगने? बिना हमदर्दी कोई किसी पर दया नहीं करता, कोई किसी को भीख नहीं देता। और मुझे तुमसे और तुम्हारी इस बेटी से नफरत है, नफरत। तुमने और तुम्हारी इस नागन बेटी ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, इस घर का चिराग छीन लिया। चली जाओ यहां से। देखिए, मैं और मेरी बेटी आपके गुनहगार हैं। आप हमें जो चाहे सजा दे दीजिए, लेकिन अमित, श्याम और उनकी पत्नी को आप क्षमा कर दीजिए और अपनी बेटी को वापस कर ले आइए। ओह, कल अदालत में क्या फैसला होने वाला है, शायद तुम लोगों को इसका अंदाजा हो गया है। श्याम, उसकी पत्नी, तुम और तुम्हारी बेटी और अमित, सबको सजा हो जाएगी।
इसलिए तुम कोई चाल चलने आई हो। नहीं, कोई चाल नहीं। आपसे विनती है, उन 3 मासूम जिंदगियों पर कोई इल्जाम न लगने दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ये मुकदमा वापस ले लीजिए। क्यों वापस ले लूं? मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता, किसी कीमत पर माफ नहीं कर सकता। जरा सोचिए, दोनों बच्चे ही तो हैं, इनसे गलती हो गई है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपनी बेटी को लेकर इतनी दूर चली जाऊंगी कि हमें चाहेगा भी तो हमें ढूंढ नहीं पाएगा। झूठ बोलती हो तुम। आपको यकीन नहीं आता तो मैं अभी इसी जगह इसका गला घोंट देती हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। कोई माँ अपनी औलाद का गला नहीं घोंट सकती। मुझे कमजोर मत समझिए वकील साहब, अगर मैं इसे जन्म दे सकती हूँ तो इसकी जान भी ले सकती हूँ। मार डालूंगी, जान से मार डालूंगी, जान से मार डालूंगी मैं। Stop it! Stop it! तुम आज ही रात इसे साथ लेकर कहीं चली जाओगी और फिर कभी इस शहर की तरफ और अमित की तरफ रुख नहीं करोगी। वादा करो। राधा एडवोकेट मेहरा से वादा करती है और दीपिंती को समझाती है कि अगर वो अपने माता पिता की अमित की भलाई चाहती है तो उन्हें सबका साथ छोड़ना होगा, सबसे दूर जाना होगा। दीपिंती ना चाहते हुए भी राधा की बात मान लेती है। राधा और दीपिंती की बातें चल ही रही थी कि वहाँ रुक्मिणी आती है। रुक्मिणी राधा को समझाती है कि वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, उसे यहीं पर रहना होगा, उन्हीं के साथ रहना होगा। राधा रुक्मिणी से कहती है कि अब वो उसे और दुख नहीं देना चाहती, वो सबसे दूर चली जाना चाहती है। रुक्मिणी राधा को रोकना चाह रही थी पर राधा रुकना नहीं चाहती थी। रुक्मिणी मन ही मन कुछ सोचने लगती है और फिर वो फैसला लेती है कि अगर समाज का यही फैसला है कि वो राधा और रुक्मिणी को साथ नहीं देखेगा तो फिर किसी एक न एक को शाम को छोड़ना होगा, शाम का त्याग करना होगा। इसीलिए रुक्मिणी एक फैसला लेती है कि वो शाम और राधा की जिंदगी से दूर चली जाएगी, इस दुनिया से चली जाएगी और फिर रुक्मिणी अपनी जान देती है। रुक्मिणी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। रुक्मिणी, ये क्या किया तुमने? श्याम, ये पगड़ी घर छोड़कर जा रहे थे, क्या मैं इसे जाने देती? अमित, जल्दी करो, रुक्मिणी को हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं श्याम, मुझे ईश्वर के शरण में जाना है, लेकिन पहले तुम और राधा एक वादा करो। कैसा वादा रुक्मिणी? श्याम, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे घर से मेरी अर्थी निकलेगी। रुक्मिणी, लेकिन मेरी अर्थी तब निकालना जब तुम और राधा समाज और कानून के ठेकेदारों के सामने साथ फेरे ले लो और वो सब राधा को तुम्हारी पत्नी मान ले और डॉली को तुम्हारी बेटी। रुक्मिणी, वादा करो। रुक्मिणी, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी श्याम, वादा करो। हाँ रुक्मिणी। रुक्मिणी, भूलूंगी मैं तेरे
रुक्मिणी की आखिरी ख्वाहिश श्याम और राधा पूरी करते हैं 7 फेरे लेके। बस यहीं पर पूरी होती है आज की ये फिल्म सौतन की बेटी। हमें इस फिल्म के लिए खास फरमाइश की थी सोनू ठाकुर ने। आशा करते हैं उन्हें ये फिल्म और आज की बायोस्कोप पसंद आई होगी, और आपको भी आज की बायोस्कोप कैसे लगी हमें जरूर बताइए। अपने ईमेल के माध्यम से हमें अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारी ईमेल आईडी है mail@radioudan.com और nikita@radioudan.com। आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक पेज है www.facebook.com/radioudan। आप हमें स्काइप पर कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान। अगर आप भी कोई फिल्म मेरी जुबानी सुनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए। हम आपकी पसंदीदा फिल्म हमारे इस बायोस्कोप में ज़रूर शामिल करेंगे। अब घड़ी इशारा कर रही है कि हमें आपका साथ छोड़ना होगा, पर यह जुदाई अगले हफ्ते तक ही होगी। फिर होगी आपसे मुलाकात शनिवार ठीक रात 8 बजे। लेके आऊंगी आपके लिए खूबसूरत सी फिल्म प्रोग्राम बायोस्कोप में। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपना ध्यान रखिए। अब मुझे अनुमति दीजिए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।